कॉलेज की बात आती है, कोरोना आ जाता है, बंद कर दिया जाता है। लेकिन जब इलेक्शन की बातें आती हैं, बड़ी बड़ी रैलियों की बात आती है, कोई सोशल डिस्टेंसिंग नहीं, कोई कोरोना नहीं। कार में भी आप ऐसे अकेले अगर जरा सा मास्क इधर से इधर हुआ 2000 का चालान काटने के लिए पहुंच जाते हैं। मतलब जितना आपदा में अवसर का मौका जो है, ये सरकार सही में एक मौका जो आपदा में अवसर का एक भी मौका को नहीं चुकने वाली है। बढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया, जाहिल रहेगा इंडिया तो अंधभक्त बनेगा इंडिया। यहाँ पर ये क्रोनोलॉजी समझ में आती है। आप कोरोना के बाद यही हुआ कि किस तरह अपना जल्दी कोरोना के आड़ में, जब पार्लियामेंट नहीं चल रहा था, पार्लियामेंट के ये में सारे बिल्स को ला के रख दिया जाए, किसानों का शोषण किया जाए, अपने पूंजीपति मित्रों को दे दिया जाए ताकि उनका बिजनेस चंगा चलते रहे, वो आपको इलेक्शन में फंडिंग करते रहे और आपका भी चंगा रहे, वो भी चंगे रहे। देश की जनता जाए भाड़ में, उनका शोषण हो, आत्महत्या करे। जो देश का सही में हमदर्द होगा वो कभी देश की जनता को आपस में नहीं लड़ाएगा। जो भारत एक माला है और सब हम इस माला के हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई इसके मोती हैं, मोती पिरोए में, अगर एक को भी तोड़ो निकालो तो माला टूट जाएगी। लेकिन जो सरकार है वो इस लड़वा कर ही सत्ता में रहना चाहती है। महिलाओं के साथ, बच्चियों के साथ अन्याय होता है, रेप होता है, उनको इंसाफ नहीं मिलता है। बलात्कारियों के साथ तिरंगा झंडा निकाला जाता है, उनके साथ मिलकर रैलियां सरकार के लोग निकालते हैं। तो देश में तो आज कोई भी सुरक्षित नहीं है। अडानी, अंबानी और कुछ बड़े नेता के पुत्र सपुत्रों को छोड़कर इनको वो इनको लोग नहीं समझ रही, कह रही कि ये आंदोलन जीवी हैं, ये भीड़ इकट्ठा हुई है यहाँ पर, इनको लोग नहीं समझ रही केंद्र से। दो पूंजीपति और कुछ पूंजीपति मित्रों को छोड़कर और किसी को नहीं समझ रही है। जब देश इतने विपत्ति में और आर्थिक तंगी से गुजर रही है, 8,000 करोड़ का उनके लिए हवाई जहाज खरीदा जाता है और हमारे जवानों को ट्रॉली में भरकर लाया जाता है। तो आज तो किसी के लिए भी उनको संवेदना नहीं है, सिर्फ इलेक्शन के लिए। देखिए किस तरह पुलवामा में हमारे जवान शहीद हुए, अभी तक उनको न्याय मिला क्या? नमस्कार, आप देख रहे हैं ऑन एयर भारत और मैं हूं सरमजीत सिंह भल्ला। आज 138वां दिन हो चुका है किसान आंदोलन को दिल्ली में चलते हुए। किसान जब 26 और 27 नवंबर को दिल्ली कूच का प्रोग्राम किया था, आज उनको यहां बैठे 138 दिन हो चुके हैं और सरकार, जो केंद्र सरकार है, वो अभी तक किसानों की मांगों पर वो नहीं मानी है। जो 3 कृषि कानूनों की बात थी उस पर अभी तक केंद्र सरकार अड़ी हुई है और किसान लगातार संघर्ष कर रहे हैं। और इसी संघर्ष के बीच हिंदू, सिख, मुसलमान सभी धर्मों के लोग आकर शमूलियत कर रहे हैं और इस संघर्ष को और मजबूत करने की बात कर रहे हैं और कर भी रहे हैं। आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद है, ज़ेबा खान, जो सोशल एक्टिविस्ट भी हैं झारखंड से। उनके साथ बात करेंगे। ज़ेबा, किस तरह देखते हो आज 138 दिन हो गए यहाँ किसानों को बैठे हुए, सरकार अभी तक केंद्र सरकार जो है मान नहीं रही, कैसे देखते हो कि जो कई शहादत भी हो चुकी है, कई किसानों की मौत हो चुकी है, केंद्र सरकार अभी भी नहीं मान रही? आदाब, नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल। तो जो ये आंदोलन है ये भी किसान आंदोलन है, ये जो पंजाब से उठा था सही है, जो वो भी एक जुल्म और ज़बर के खिलाफ है। तो कहीं ना कहीं गुरु गोविंद सिंह की शिक्षा जो है वो आज भी जिंदा है और इन आंदोलनकारियों में मुझे दिखता है। सलाम है इनके जज्बे को, सलाम है ऐसे लोगों को जो आज भी शोषण और अन्याय के विरोध खड़े हैं, इस तानाशाह सरकार के खिलाफ जो खड़े हैं, जिन्होंने आवाज़ सबसे पहले उठाई। आज तो पूरा देश खड़ा है साथ में इस आंदोलन के, लेकिन सबसे पहले जो आवाज़ है वो पंजाब से उठी। तो सलाम है उन सभी को जिन्होंने इस जुल्म और ज़बर के खिलाफ। सरकार इनको वो इनको लोग नहीं समझ रही, कह रही कि ये आंदोलन जीवी हैं, ये भीड़ इकट्ठा हुई है यहाँ पर, इनको लोग नहीं समझ रही केंद्र से। देखिए केंद्र सरकार तो आज किसी को भी नहीं समझ रही है। दो पूंजीपति और कुछ पूंजीपति मित्रों को छोड़कर और किसी को नहीं समझ रही है। अभी मध्य प्रदेश में जो सुकमा में हमारे 22 से 24 जवान शहीद हुए हैं नक्सली हमले में, और जो घायल थे, जख्मी थे, उन जख्मियों को ट्रॉली पर उठाकर फेंक कर इलाज के लिए लाया जाता है। और हमारे प्रधानमंत्री, जिस देश के प्रधानमंत्री, जब देश इतने विपत्ति में और आर्थिक तंगी से गुजर रही है, 8,000 करोड़ का उनके लिए हवाई जहाज खरीदा जाता है और हमारे जवानों को ट्रॉली में भरकर लाया जाता है। तो आज तो किसी के लिए भी उनको संवेदना नहीं है, सिर्फ इलेक्शन के लिए सोचते हैं। देखिए किस तरह पुलवामा में हमारे जवान शहीद हुए, अभी तक उनको न्याय मिला क्या? अभी तक तो न्याय नहीं मिला।
गुनहगार कौन है पता चला क्या? अभी तक पता नहीं चला। सारे जांच जो है विपक्ष के लिए है, सारे जांच सोशल एक्टिविस्ट के लिए है, सारे जांच जो है और केसेस जो किसान नेता हैं उनके लिए है, सारे जांच और जो ये है जो निष्पक्ष तरीके से पत्रकारिता करता है उनके लिए है। यानी जितने कानून है, जितने पावर है, जितने एजेंसियां हैं, जितने जांच है, वो सारे विपक्ष के लिए है। जो सरकार के हाँ में हाँ नहीं मिलाता है उनके लिए है। लेकिन पुलवामा में जो शहीद हुए हैं अब तक उसकी जांच नहीं हुई। जो हमारे शहीद हैं उनको सच्ची श्रद्धांजलि तभी होगी जब जांच होगी। आज हमारे वो जवान भी, कोई जवान बॉर्डर पर जो है वो सुरक्षित नहीं है, उनकी सुरक्षा जो है सुनिश्चित नहीं है, क्योंकि जो हमारी सुरक्षा कर रहा है अगर उस पर कोई खतरा आए और एजेंसियों के थ्रू पता चले तो सरकार उस पर गंभीर नहीं है। किस तरह जब एयरलिफ्ट करना था तो उन्हें बसों से भेजा जाता है पुलवामा में, किस तरह जहां पर अच्छे से इज्जत से उठा कर ले जाना था एम्बुलेंस में, वहां पर जवानों को, जो घायल जवान थे उन्हें ट्रैक्टर में फेंक के भेजा जाता है। यहाँ पर किसान मर रहे हैं, शहीद हो रहे हैं, उसकी कोई चिंता नहीं है। और जब लॉकडाउन किया गया था, जो बिना सोचे समझे लॉकडाउन, उस टाइम जो प्रवासी मजदूर सड़कों पर मरे, भूखे प्यासे नंगे पैर चले, उनकी कोई फिक्र नहीं थी। महिलाओं के साथ, बच्चियों के साथ अन्याय होता है, रेप होता है, उनको इंसाफ नहीं मिलता है। बलात्कारियों के साथ तिरंगा झंडा निकाला जाता है, उनके साथ मिलकर रैलियां सरकार के लोग निकालते हैं। तो देश में तो आज कोई भी सुरक्षित नहीं है। अडानी, अंबानी और कुछ बड़े नेता के पुत्र सपुत्रों को छोड़कर। हमारे केंद्र में एक मंत्री हैं, वो क्रोनोलॉजी बहुत समझाते हैं लोगों को, पर कई लोग ये भी सवाल उठाते हैं कि जब भी कोई आतंकी हमला होता है तभी होता है जब देश में किसी राज्य में इलेक्शंस होते हों। आपको भी कोई ऐसी क्रोनोलॉजी समझ आती है? हाँ, बिल्कुल। हम लोगों को भी क्रोनोलॉजी जितने सारे अनपढ़ों की टीम है ना, वो देश को क्रोनोलॉजी आजकल समझाने लगे हैं। सारे अनपढ़ों की टीम जो है, एग्जाम कैसे दिया जाता है, कैसे कौन सा प्रश्न, जिसने कभी प्रश्न का उत्तर ही नहीं दिया हो, आज तक कोई मीडिया के सामने बैठे ही नहीं हो, वो लोग कैसे प्रश्न का उत्तर देना है देश की जनता को, देश के बच्चों को सिखाया जाता है। ऊपर वाला रहम करे देश पर, देश के आने वाले भविष्य पे, जनरेशन पे। जहाँ पर पढ़ाई की बात आती है कोरोना आ जाता है, कॉलेज की स्कूल की बात आती है कोरोना आ जाता है, कॉलेज की बात आती है कोरोना आ जाता है, बंद कर दिया जाता है। लेकिन जब इलेक्शन की बातें आती हैं, बड़ी बड़ी रैलियों की बात आती है, कोई सोशल डिस्टेंसिंग नहीं, कोई कोरोना नहीं, किसी तरह का कोई मास्क नहीं, कोई 2 गज दूरी मास्क है जरूरी, कोई भी ये नहीं चलता है। कार में भी आप ऐसे अकेले अगर जरा सा मास्क इधर से इधर हुआ, 2000 का चालान काटने के लिए पहुंच जाते हैं। मतलब जितना आपदा में अवसर का मौका जो है, ये सरकार सही में एक मौका, जो आपदा में अवसर का एक भी मौका को नहीं चुकने वाली है। जितना शोषण का प्रक्रिया है इस मौके पे होगा और देश के बच्चों को जाहिल बना के रखा जाएगा। कोरोना सिर्फ स्कूल कॉलेज के लिए है, रैलियों के लिए नहीं है, क्योंकि पढ़ाई लिखाई से ही सवाल उत्पन्न होते हैं। पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया, जाहिल रहेगा इंडिया तो अंधभक्त बनेगा इंडिया। यहाँ पर ये क्रोनोलॉजी समझ में आती है, इस क्रोनोलॉजी पे सरकार चलती है। एकदम जाहिल बना के रखो, अंधभक्त बने रहेंगे, पढ़ेंगे लिखेंगे, जागरूक होंगे, अपने हक को समझेंगे, अपने अधिकार को मांगेंगे। आप ये बताइए कौन सा जो पीड़ित है, शोषित है, ST SC, देश का जो कमज़ोर तबका है वो ऑनलाइन क्लासेस करता है। सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे कौन सा ऑनलाइन क्लासेस, यानी 1 साल से ज़्यादा हो गए उनको शिक्षा से वंचित रखा जा रहा है, स्कूल से वंचित रखा जा रहा है। आपको 1 साल का समय मिला, आपने क्या किया? 1 साल पहले जो स्थिति थी उससे भी खराब आज है। आपने क्यों कोरोना से लड़ने के लिए कौन सी लड़ाई लड़ी, क्या तैयारी किया जो आज भी यही स्थिति है? सिर्फ आप कोरोना के बाद यही हुआ कि किस तरह अपना जल्दी कोरोना के आड़ में, जब पार्लियामेंट नहीं चल रहा था, पार्लियामेंट के ये में सारे बिल्स को ला के रख दिया जाए, किसानों का शोषण किया जाए, जो खेती है उसे भी उठाकर देख रहे थे कुछ भी बंद हो जाए, पर खाना तो बंद नहीं होगा। तो अनाज का जो ये है खेती बाड़ी है उसे भी उठाकर इस प्रक्रिया को भी पूरा अपने पूंजीपति मित्रों को दे दिया जाए ताकि उनका बिजनेस चंगा चलते रहे, वो आपको इलेक्शन में फंडिंग करते रहे और आपका भी चंगा रहे, वो भी चंगे रहे। देश की जनता जाए भाड़ में, उनका शोषण हो, आत्महत्या करे, किसान मरे, आत्महत्या करे, नौजवान मरे, मजदूर मरे, किसी से मतलब नहीं है।
हाल ही में हमारे प्रधानमंत्री जी बांग्लादेश में जाके आए हैं और उन्होंने वहाँ पर कहा कि जो 1972 का लड़ाई था जिसमें बांग्लादेश को आज़ाद कराया, उनका बहुत अहम रोल था। उन्होंने जेल भी काटी थी, बहुत बड़ा उन्होंने संघर्ष किया। आपने कभी पढ़ा, आप सोशल एक्टिविस्ट अपने आप को कहती हैं, आपने कभी पढ़ा, आपको पता था कि प्रधानमंत्री जी ने बांग्लादेश की लड़ाई में हिस्सा लिया था? देखिए बोलना नहीं चाहिए, हमारे देश के प्रधानमंत्री जी हैं, लेकिन वो जहाँ भी जाते हैं इसी तरह कहते हैं कि उस जगह से उनका पुराना संबंध है। तो मैंने बहुत जगह फेसबुक पर पढ़ा, इस तरह के कमेंट्स आ रहे थे, ऐसा ना कि बोल दे भारत के भीष्म पितामह मैं ही था, या कुछ भी इस तरह के बहुत सारे टीका टिप्पणी लोग कर रहे थे। तो मैं देख रही थी फेसबुक पर, सारा देश देख रहा था कि इस बात पर किस तरह सब हंसी उड़ा रहे थे। आपकी इतनी उम्र है, आपने कभी पढ़ा था कि वो गए? मैंने तो कभी नहीं देखा, कभी नहीं पढ़ा, यानी कभी नहीं पढ़ा इस तरह का। तो वो कहीं भी जाने से तो वहाँ से रिश्ता नाता जोड़ लेते हैं। जैसे आप मुस्लिम कम्युनिटी से बिलोंग करती हैं और सरकार जो है हमेशा मुस्लिम्स को एक टारगेट पे रखती है, मतलब लड़वाने की कोशिश करती है हिंदुओं के साथ या सिख के साथ। फ़र्क क्या है मुस्लिम, हिंदू और सिख में फ़र्क किस चीज़ का? देखिए, मुस्लिम नाम में तो बहुत बरकत है और इनफैक्ट सरकार उसी नाम से चल रही है। अगर हम लोगों का नाम ना हो तो सरकार का एक दिन टिके रहना मुश्किल हो जाएगा। आप ये तो समझिए, अंध भक्तों को क्या देख के डराएंगे, हमें ही तो देखा दिखा के डराते हैं और सत्ता में बने हुए हैं। इस नाम में बहुत बरकत है, हमारे नाम का तो वो माला जब जब के सत्ता में सत्ता तक पहुंच गया और अब तक सत्ता में बने हुए हमारे नाम का माला जप जप के। अगर हमारा नाम ना ले, मुसलमानों का नाम का माला ना जपे तो एक दिन भी मुश्किल हो जाएगा। देश की जनता को जिस दिन असलियत पता चल जाएगा कि उनके जज्बातों के साथ किस तरह खेला जा रहा है, और सबसे ज़्यादा तो उस दिन जनता जाग जाएगी और खुद उठाकर फेंक देगी कुर्सी से, इन्हें घसीट कर। देश की जनता के साथ जिस तरह छलर छलावा हो रहा है, मुसलमान तो हम तो ऐसे भी टायर वाले पंचर वाले हैं, हमारे साथ नाम दिया गया है जो मैं वो बता रही। लेकिन जो असली शोषण किसका हो रहा है, सबसे पहले तो देश की कम्युनल हार्मनी को कमज़ोर किया जा रहा है, देश की जनता का भाईचारा को ख़त्म किया जा रहा है, आपस में लड़वाया जा रहा है, जो देश के लिए बहुत ख़राब है। ये तो काम अंग्रेज़ करते थे, फूट डालो राज करो। जो देश का सही में हमदर्द होगा वो कभी देश की जनता को आपस में नहीं लड़ाएगा। जो भारत एक माला है और सब हम इस माला के, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, इसके मोती हैं, मोती पिरोए में। अगर एक को भी तोड़ो निकालो तो माला टूट जाएगी। लेकिन जो सरकार है वो इस लड़वा कर ही सत्ता में रहना चाहती है। और अभी मैं क्या बोल रही थी, ये देश की बात, जो हिंदू सबसे ज़्यादा जो शोषण की बात मैं कर रही थी, सबसे ज़्यादा जो शोषित है वो आदिवासी, दलित और पिछड़ा वर्ग है। इन्हें खाने के टाइम जैसे तेजपत्ता डाला जाता है बिरयानी में और खाने के टाइम चूस के फेंक दिया जाता है, वैसे ही इनका उपयोग सरकार करती है। जब इलेक्शन का समय आता है तो इन्हें हिंदू बना दिया जाता है और बेचारों के साथ सबसे ज़्यादा अन्याय, जैसे इलेक्शन ख़त्म हो जाता है, अजी तुम तो पिछड़े हो, तुम तो दलित हो, तुम तो शोषित हो, तुम तो ये हो वो हो, उन्हें धर्म में बांट दिया जाता है, उनके साथ भेदभाव किया जाता है, छुआछूत की जाती है, उन्हें मंदिर में चढ़ने तक की अनुमति नहीं है, उनको ऊंचे जातों के, ऊंचे जो भी बिरादरी वाले के घर के रास्ते से गुजरने की अनुमति नहीं है, उनको एक कुएं से पानी पीने की अनुमति नहीं है। इतना भेदभाव उनके साथ है देश में। सही में अगर कोई पीड़ित और शोषित है तो वो दलित समाज है, पिछड़ा समाज है। मैं उन सभी दलित और पिछड़ों से हाथ जोड़कर अनुरोध करूंगी कि इस हिंदू वाले झांसे से निकलिए, आप लोगों का शोषण हो रहा है। देखिए, इतने दिनों से जो भीमराव अंबेडकर ने, बाबा साहब ने जो हम सभी को समानता के लिए जो कानून बनाए थे, जो हमारी जो संविधान लिखा गया था उसका, और जो आरक्षण मिला था, उस आरक्षण के खिलाफ ये बड़े तबके वाले थे। अब जब आरक्षण को सीधे सीधे खत्म नहीं किया जा सकता, नहीं कर सकते, तो सारी सरकारी जो भी संपत्तियां थी, सारे सरकारी सामानों का सबका निजीकरण किया जा रहा है। जब सरकारी रहेगा ही नहीं तो आरक्षण तो ऐसे ही खत्म हो जाएगा। ये एक तरीका से, और अभी देखिए जिस तरह लेटरल एंट्री की गई है आईपीएस के परीक्षा में, आईएएस के एग्जाम में, वो भी एक तरह से जब पिछड़ा और दलित पढ़कर मेहनत करके और थोड़ा बहुत आरक्षण के बल पर भी जो ऊपर पोजीशन में पहुंच जाता था, अब वहां से भी उसे बैकफुट पर ढकेला जाएगा। और जो
बैकडोर से एंट्री की जाएगी अपने मुताबिक लोगों की, जो पपेट हो, जो चल सके आराम से। तो देखिए किस तरह उनका शोषण हो रहा है। और हमारे दलित भाई, पिछड़े भाई बहुत हद तक समझ भी रहे हैं और बहुत कोई सो भी रहे हैं। उनके झांसा में आकर झांसा से बाहर निकलिए, नींद से उठिए और असलियत को देखिए कि क्या है, नहीं तो आगे कुछ भी नहीं बचेगा। अभी क्या शोषित है, आने वाले समय में सदियों तक गुलामी की जंजीरों में बांध लिया जाएगा, जिससे निकलना मुश्किल हो जाएगा। बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ ज़ेबा खान, से आपने बातें सुनी और बहुत अच्छे से इन्होंने समझाने की कोशिश की है कि जो हिंदू वाला सरकार का झांसा है कि उससे बच के रहे, तभी हम आगे और बढ़ सकेंगे, नहीं तो सरकार लोग को जीने नहीं देगी। तो कैमरामैन जगरूप सिंह के साथ सनमजीत सिंह भल्ला, दिल्ली।